नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल की दुनिया में थोड़ा गहराई से उतर रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इसके एक बुनियादी पहचान बन सके। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, समझ लीजिए अध्ययन सामग्री है, जिसका शीर्षक है भारत, भूगोल और परिचय। जी देखिए, हम अपना इरादा ये है कि इस जानकारी से भारत की जो भौगोलिक रूपरेखा है उसके खास पहलू समझें। जैसे इसको क्या क्या नाम मिले हैं हिस्टोरिकली, और ये कितना बड़ा है, दुनिया में कहाँ है, देश के अंदर कैसे बटा हुआ है। हाँ, ये सब बेसिक बातें जरूरी हैं। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल मूल बात से। भूगोल मतलब ज्योग्राफी। हाँ। आखिर है क्या? इन नोट्स में लिखा है कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। बिल्कुल सही कहा। और ये शब्द भी तो वहीं से बना है, ज्योग्राफी। जियो मतलब पृथ्वी और ग्राफी मतलब उसका वर्णन या लिखावट। अच्छा। तो ये हमें याद दिलाता है कि हम सिर्फ नक्शे नहीं देख रहे हैं, हम पृथ्वी पर भारत की जगह और उसके चरित्र को समझने जा रहे हैं एक तरह से। हाँ, ये अच्छा नजरिया है। चलिए इसी पहचान से जुड़ी एक बड़ी दिलचस्प चीज देखते हैं, भारत के नाम। हाँ, ये हमेशा रोचक होता है। कमाल की बात है ना कि इतिहास में इसे कितने अलग अलग नामों से पुकारा गया है। जरा देखते हैं ये नोट्स क्या बताते हैं। सबसे पहले जिक्र है आर्यावर्त का। ऐसा माना जाता है कि ये नाम यहाँ जो शुरू में आर्य समुदाय बसे उनसे जुड़ा है। हाँ, प्राचीन काल से जुड़ा हुआ नाम है ये। फिर है भारत। कहा जाता है कि ये नाम एक बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए थे प्राचीन काल में, भारत उनके नाम पर पड़ा। और ये नाम तो अब हमारे संविधान का भी हिस्सा है, इंडिया दैट इज भारत। हाँ बिल्कुल। और एक और नाम जो बहुत आम है वो है हिंदुस्तान। जी। जानकारी कहती है कि ये नाम शायद ईरानियों या पारसियों ने दिया। वो सिंधु नदी के पार के इलाके को शायद इसी नाम से पहचानते थे। हाँ, सिंधु से हिंदू और फिर हिंदुस्तान, ऐसी एक थ्योरी है। और एक और नाम मिलता है जम्बूद्वीप। पुराणों में और खासकर बौद्ध ग्रंथों में इसका जिक्र आता है। ऐसा लगता है ये किसी बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र की तरफ इशारा करता था, जिसमें भारत शायद एक हिस्सा था। बिल्कुल। और ये बात बहुत अहम है कि ये सिर्फ अलग अलग नाम नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब हर नाम अपने आप में इतिहास की एक परत खोलता है। आर्यावर्त से वैदिक युग की झलक मिलती है, भारत से प्राचीन राजवंशों की, हिंदुस्तान से मध्यकालीन प्रभाव और फारसी नजरिए की। और जम्बूद्वीप शायद एक ज्यादा बड़ी, हो सकता है थोड़ी पौराणिक भौगोलिक सोच दिखाता है। ये नाम असल में बताते हैं कि कैसे अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों ने इस जमीन को देखा और समझा। ये सिर्फ लेबल नहीं है, ये पहचान की परतें हैं एक तरह से। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। नामों के सफर के बाद अब जरा भारत के भौतिक रूप पर आते हैं। मतलब इसका आकार कैसा है, कितना फैला है। जी। नोट्स में एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, चतुष्कोणीय। हाँ, क्वाड्रिलैटरल। हाँ, मतलब मोटे तौर पे देखें तो 4 कोनों वाला सा आकार लगता है, हालांकि किनारे बिल्कुल सीधे तो नहीं है, जाहिर है। हाँ, वो तो है। और अगर हम आज की प्रशासनिक बनावट देखें तो हमारे पास 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। बिल्कुल, ये वो इकाइयां हैं जिनसे आज का भारत बना है। अब आते हैं इसके साइज पर, मतलब क्षेत्रफल। आंकड़ा काफी बड़ा है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,000, ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि देश कितना विशाल है ना? हाँ, ये आंकड़ा वाकई बहुत बड़ा है और इसे दुनिया के पैमाने पर देखना भी जरूरी है। हाँ, वो कैसे? इतने बड़े क्षेत्रफल के साथ भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां? अच्छा। हाँ। मतलब रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, बस ये 6 देश ही भारत से बड़े हैं। ओके। हमारे बाद फिर अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, अल्जीरिया जैसे देश आते हैं। तो इस लिस्ट में 7वें नंबर पर होना ये भारत के विशाल आकार और दुनिया में इसकी जो भौगोलिक अहमियत है उसे दिखाता है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है इसी से जुड़ी, ये इतना बड़ा देश पृथ्वी की कुल जमीन का करीब 2.4% हिस्सा है। हाँ, 2.4%। सोचते हैं कि दुनिया के करीब 17-18% आबादी यहाँ रहती है। बिल्कुल सही। तो इस 2.4% जमीन का महत्व और भी बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि कितनी कम जमीन पर कितनी ज्यादा आबादी निर्भर है। बहुत सही पॉइंट है ये। संसाधनों पर दबाव इसी से समझ आता है। तो ये तो हुई आकार की बात। अब सवाल ये कि दुनिया के नक्शे पर, ग्लोब पर ये है कहाँ? नोट साफ बताते हैं कि भारत भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के उत्तर में है। जी, इक्वेटर के नॉर्थ में। इसका सीधा मतलब हुआ कि भारत पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। हाँ। और अगर हम पूरब
पश्चिम वाली रेखाओं मतलब देशांतर के हिसाब से देखें तो ये पूर्वी गोलार्ध में है। तो कुल मिलाकर लोकेशन हुई उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। एकदम सही। नोट्स में कटिबंधों मतलब जोन्स का भी जिक्र है। हाँ, क्लाइमेट जोन्स के आधार पर बांटी जाती हैं। भूमध्य रेखा तो 0 डिग्री अक्षांश पर है, फिर करीब 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उतनी ही दूरी पर दक्षिण में मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हाँ, और खास बात यह है कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीच से होकर गुजरती है। बिल्कुल करीब करीब बीच से। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प सवाल उठता है जिसका जिक्र नोट्स में भी है। क्या? कि भारत आखिर किस कटिबंध में है, उष्ण या उपोष्ण? हाँ, ये तो सोचने वाली बात है क्योंकि रेखा बीच से जा रही है। बिल्कुल, जवाब थोड़ा मिला जुला है। क्योंकि कर्क रेखा बीच से गुजर रही है तो इसका जो दक्षिणी हिस्सा है, जो भूमध्य रेखा के ज्यादा पास है, हाँ, वो आता है उष्ण कटिबंध में, ट्रॉपिकल जोन। अच्छा। यहाँ आमतौर पर साल भर गर्मी ज्यादा रहती है, मौसम गर्म और नम होता है। अच्छा, और कर्क रेखा के उत्तर वाला हिस्सा वो कहाँ आएगा? वो हिस्सा आता है उपोष्ण कटिबंध में, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट जोन कह सकते हैं। अच्छा। यहाँ मौसम में ज्यादा विविधता होती है। गर्मियां तो होती हैं, लेकिन सर्दियां भी पड़ती हैं और तापमान उष्ण कटिबंध के मुकाबले कम रहता है। तो मतलब भारत एक ही देश होते हुए भी इन दो कटिबंधों में बटा हुआ है। हाँ बिल्कुल, और ये भौगोलिक स्थिति भारत की जलवायु में, यहाँ की वनस्पति में, फसलों में और यहाँ तक कि लोगों के रहन सहन में भी जबरदस्त विविधता लाती है। अरे हाँ, सोचिए दक्षिण में नारियल के पेड़ और उत्तर में सेब के बागान। ये इसी कटिबंधीय अंतर का नतीजा हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये इसी का नतीजा है। ये तो वाकई कमाल की बात है, एक ही देश में मौसम और माहौल का इतना फर्क। चलिए अब दुनिया के नक्शे से हटकर थोड़ा देश के अंदर झांकते हैं। जी। राज्यों और जिलों के स्तर पर भी आकार में भारी अंतर है। नोट्स में भारत के सबसे बड़े राज्यों की लिस्ट है। एरिया के हिसाब से टॉप 5 कौन से हैं? ये इंटरेस्टिंग है। लिस्ट के मुताबिक नंबर 1 पर है राजस्थान। हाँ, सबसे बड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। ये 5 राज्य ही मिलकर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, और राजस्थान तो इतना बड़ा है कि कई छोटे देश उसमें समा जाएं। सही बात है। और दूसरी तरफ सबसे छोटे राज्य, उनकी भी लिस्ट है। सबसे छोटा है गोवा। गोवा, हाँ। नोट्स में इसका क्षेत्रफल भी दिया है, सिर्फ 3702 वर्ग किलोमीटर। राजस्थान के मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है। गोवा के बाद आते हैं सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और मिजोरम। ये तुलना बहुत कुछ कहती है ना। एक तरफ राजस्थान का वो विशाल रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ गोवा का छोटा सा तटीय क्षेत्र। हाँ। या फिर उत्तर प्रदेश जैसा मैदानी और घनी आबादी वाला राज्य और सिक्किम जैसा छोटा पहाड़ी राज्य। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ एक नाम नहीं है, इसके अंदर भौगोलिक पैमानों और स्वरूपों की कितनी ज्यादा विविधता भरी पड़ी है। और ये साइज राज्यों की अर्थव्यवस्था, राजनीति सब पर असर डालता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, गहरा असर डालता है। अच्छा, राज्यों के बाद अब जरा और नीचे आते हैं जिलों के लेवल पर। यहाँ भी आकार का खेल बड़ा दिलचस्प है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी काफी फर्क है। एरिया के हिसाब से भारत के 5 सबसे बड़े जिले कौन से हैं नोट्स के हिसाब से? लिस्ट में टॉप पर है कच्छ, गुजरात में। इसका एरिया बताया है 45,674 वर्ग किलोमीटर। बाप रे, 45,000! ये तो कई छोटे राज्यों से भी बड़ा हो गया, है ना। दूसरे नंबर पर है लेह, जो अब लद्दाख यूटी का हिस्सा है। इसका एरिया भी लगभग उतना ही है, 45,110 वर्ग किलोमीटर। कच्छ और लेह लगभग बराबर। हाँ, और इसके बाद लगातार 3 जिले राजस्थान के हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। अच्छा, तीनों राजस्थान के? हाँ, नोट्स में इन्हें याद रखने का एक मजेदार तरीका भी दिया है, कलेजा बीवा। कलेजा बीवा। कच्छ, लेह, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। बढ़िया है। यहाँ एक पैटर्न साफ दिख रहा है। ये सारे विशाल जिले या तो पश्चिमी भारत के रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे कच्छ, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, हाँ, या फिर उत्तर के ऊंचे पहाड़ी और ठंडे रेगिस्तानी इलाके में हैं, जैसे लेह। सही बात। इन जगहों की खासियत है कि जमीन तो बहुत है पर आबादी कम है, घनत्व बहुत कम है। हाँ, रहना मुश्किल है शायद। बिल्कुल, जहाँ रहना मुश्किल हो वहाँ लोग कम बसते हैं और फिर प्रशासनिक इकाइयां बड़ी बनानी पड़ती हैं। ये भूगोल और प्रशासन का सीधा रिश्ता दिखाता है। सही कहा। और इस स्केल के दूसरे छोर पर भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? नोट्स बताते हैं माहे। माहे, हाँ।
इसका नाम आते ही हम एक बहुत ही अनोखी और शायद भारत की सबसे अजीबोगरीब भौगोलिक व्यवस्था पर पहुंच जाते हैं, पुदुचेरी। पुदुचेरी, हाँ सुना तो है कि वो थोड़ा अलग है। थोड़ा नहीं, बहुत अलग। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन कमाल ये है कि इसके 4 जिले एक साथ नहीं है, वो 3 अलग-अलग राज्यों की सीमाओं के अंदर बिखरे हुए हैं। क्या बिखरे हुए? ये कैसे? हाँ, ये वाकई बहुत असामान्य है। देखिए, नोट्स के हिसाब से एक जिला है यनम, ये आंध्र प्रदेश के तट पर है, गोदावरी डेल्टा के पास। अच्छा, आंध्रा में। फिर 2 जिले, पुदुचेरी शहर जो राजधानी भी है, और कराईकल, ये दोनों तमिलनाडु के तट पर हैं, लेकिन एक दूसरे से करीब 150 किलोमीटर दूर हैं। तमिलनाडु में 2 पर अलग-अलग। ओके। और चौथा जिला है माहे, ये केरल के तट पर है, कन्नूर जिले के पास। माहे केरला में। हाँ, और यही माहे क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का सबसे छोटा जिला है, सिर्फ 9 वर्ग किलोमीटर। 9 वर्ग किलोमीटर बस? अरे वाह! तो मतलब 4 जिले, यनम आंध्रा में, पुदुचेरी और कराईकल तमिलनाडु में, और माहे केरला में। ये तो सच में बहुत ही अजीब है। ऐसा क्यों हुआ? इसकी जड़ें इतिहास में हैं। ये चारों इलाके पहले फ्रांसीसी कॉलोनी का हिस्सा थे, अलग-अलग बस्तियां थी। अच्छा, फ्रेंच कनेक्शन है। हाँ, जब भारत आजाद हुआ और बाद में इन फ्रांसीसी बस्तियों का विलय भारत में हुआ, तो इन्हें भौगोलिक रूप से जोड़ने के बजाय एक ही प्रशासनिक इकाई पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जबकि वो जहां थे वहीं रहे। अच्छा, तो उनको फिजिकली जोड़ा नहीं, बस एडमिनिस्ट्रेटिवली एक कर दिया। बिल्कुल। आज ये व्यवस्था भारत की विविधता, उसके जटिल इतिहास और उसकी अनूठी प्रशासनिक संरचना का एक जीता जागता और थोड़ा चौंकाने वाला उदाहरण है। वाकई। तो आज हमने भारत के भूगोल की कुछ बुनियादी पर बहुत जरूरी बातों को समझा, है ना? हाँ, एक अच्छी रूपरेखा बनी। शुरुआत की इसके ऐतिहासिक नामों से, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, जम्बू द्वीप, हर नाम के पीछे एक कहानी। फिर हमने देखा इसका विशाल आकार, करीब 33 लाख वर्ग किलोमीटर, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, पृथ्वी की 2.4% जमीन। फिर दुनिया के नक्शे पर इसकी स्थिति देखी, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, और कैसे कर्क रेखा बीच से गुजरकर इसे उष्ण और उपोष्ण कटिबंधों में बांटती है, जिससे मौसम में जबरदस्त विविधता आती है। हाँ, वो कटिबंध वाली बात महत्वपूर्ण है। फिर देश के अंदर देखा तो पता चला राजस्थान सबसे बड़ा और गोवा सबसे छोटा राज्य है। जिलों में कच्छ सबसे बड़ा और माहे सबसे छोटा जी। और माहे ने हमें पुदुचेरी की उस अनोखी बिखरी हुई भौगोलिक पहेली तक पहुंचा दिया। बिल्कुल, ये सारी जानकारी, ये सारे तथ्य मिलकर भारत की एक भौगोलिक तस्वीर तो बनाते ही हैं। हाँ, लेकिन ये हमें सिर्फ आंकड़े नहीं देते, ये सोचने के लिए एक दिशा भी देते हैं। नोट्स हमें बताते हैं कि भारत का आकार क्या है, स्थान क्या है, अंदर का विभाजन कैसा है, पर इसके आगे गहरा सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? कि ये जो भौगोलिक हकीकतें हैं, ये अलग अलग नाम, ये विशाल और विविध आकार, दुनिया में ये खास लोकेशन, ये अंदरूनी बंटवारे और पुदुचेरी जैसी अनोखी व्यवस्थाएं, ये सब मिलकर भारत की उस अविश्वसनीय संस्कृति, उस जटिल इतिहास और यहाँ रहने वाले करोड़ों लोगों के अलग अलग अनुभवों का कैसे गढ़ते होंगे, कैसे प्रभावित करते होंगे। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब भूगोल सिर्फ पहाड़ों और नदियों का नक्शा नहीं है, ये वो मंच है जिस पर इंसानी जिंदगी का नाटक खेला जाता है, और ये मंच खुद उस नाटक को, उस कहानी को आकार देता है। वाह! ये एक ऐसा विचार है जिसे इन तथ्यों के आधार पर और गहराई से सोचा जा सकता है।